तो मसला में आज हम मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं कौन कौन लोग हमारे साथ मौजूद हैं पैनल में। हमारे साथ विधु रावल जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश मल्होत्रा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। और भाग सिंह दमदमा जी हैं जो कि जेजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सभी के पास एक बार फिर से लौटूंगा, लेकिन देखिए हम सभी जानते हैं कि जो विधायक बनता है, जो मंत्री बनता है, वो हमारे वोट से बनता है। जब ये नाम सामने आए जिसमें टोहाना से देवेंद्र बबली का नाम सामने चल रहा है और कहा जा रहा है कि वो मंत्री बन सकते हैं, कि ऐसे कयास लगा जा रहे हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। वहां के जो लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सतीश अरोड़ा ने। क्या कुछ कहा इन लोगों ने, क्या उम्मीदें वो लगाए बैठे हैं देवेंद्र सिंह बबली से अगर वो मंत्री बनते हैं तो। आप जरा सुनिए, आप भी सुनिएगा, जो भी लोग हमारे पैनल में। जजपा पार्टी से पहली बार विधायक बने टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली को कल होने वाले मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। इस बात की सूचना जैसे ही क्षेत्र में फैली तो लोगों का उनके निवास स्थान पर आने का तांता लग गया। और हम आपको बता दें कि इस मामले में जब हमने उनसे बात करने का प्रयास किया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। आइए हम बात करते हैं कि ऐसे व्यक्ति से कि जो उनका खासम खास रहा है, और साथ में उनसे बात करते हैं कि अगर उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है तो क्या ऐसे में क्या रहेगा। आप बताएं कि जो अगर उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है तो कैसे रहेगा। यदि अगर भाई साहब को मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है तो वो टोहाना के हलके के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा जी। क्योंकि मंत्रिमंडल बनने के बाद जो विकास कार्य रुके हुए हैं कोरोना काल में और बीच में कुछ कारणों के कारण रुके हुए थे, तो वो भाई साहब पूरी प्रगति के साथ और पूरे लगन के साथ जल्दी से जल्दी पूरा करवाएंगे और टोहाना को एक नई गति देंगे जी। हम आपको बता दें कि हम अब उनके निवास स्थान पे हैं और उनके निवास स्थान पे जब लोग पहुंचे हैं, बधाइयों का तांता लगा हुआ है, बधाई दे रहे हैं लोग एक दूसरे को। और साथ में हम आपको यह भी बता दें कि जो पहली बार जब चुनाव लड़े थे तो वो आजाद उम्मीदवार के चुनाव लड़े थे और लगभग 13,000 के आसपास जो है ना उनकी जो हार हुई थी। मगर जब दूसरा चुनाव 2019 में चुनाव लड़ा था तो उसमें जो प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी के थे उनको भारी मतों से लगभग 50,000 से भी ऊपर मतों से हराकर उन्होंने यह सीट जीती है। तो उनके सीट जीतने की खुशी में हो सकता है कि उनका इतने बड़े मार्जिन से वो सीट जीते हैं, तो हो सकता है कि उनके इसलिए उन्हें जो है ना स्थान दिया जा रहा हो। तो आप ये क्या समझते हैं इस बात को कि अगर उनको स्थान मिलता है तो मंत्रिमंडल में तो कैसा रहेगा। सबसे पहले तो मैं भाई साहब को बधाई देता हूँ और पूरे हल्के टोहाना वासियों को बधाई इस बात की देता हूँ। ये काम तो बहुत पहले से होना चाहिए था, क्योंकि भाई साहब 1 लाख से ज्यादा मतों से हल्के में जीत दर्ज की थी। मंत्रिमंडल का तो बहुत पहले से होना था, लेकिन अब भी देर आए दुरुस्त आए। हल्के के लोग बाट देख रहे हैं, इससे विकास कार्यों में गति होगी और काम करवाने में भी उनकी जो रुचि है उनको भी गति मिलेगा और बहुत बढ़िया काम होंगे। हल्के के लिए बहुत खुशखबरी की। हम आपको दिखा दें कि एक अन्य साथी भी उनके बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं, तो उनका क्या कहना है इस मामले में, आपका क्या कहना है। मैं तो सबसे पहले हमारे जो जेजेपी के जननायक के अब अजय चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी, उनको मैं तो आपने सुना लोगों को। लेकिन पलवल के विधायक दीपक मंगला का नाम भी चल रहा है और कहा जा रहा है कि उनको भी मंत्री पद की कल शपथ दिलाई जा सकती है। लोगों ने क्या कुछ कहा है जरा वो भी देखिए, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ऋषि भारद्वाज ने। के आवास पर जहां पर जैसे ही हरियाणा में मंत्रिमंडल में दीपक मंगला का नाम शुरू हुआ है, उससे पलवल के लोगों में काफी खुशी की लहर है और इस लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब दीपक मंगला जी मंत्री बनकर पलवल लौटे और उनके स्वागत भी किया जी, बहुत भव्य स्वागत किया जाए। जो लोग यहाँ पर खड़े उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से आता है लोग और किस तरह से यहाँ पर इंतजार में है। क्या नाम है जी? महेश भारद्वाज एडवोकेट। महेश जी ये बताइए कि जैसे मंगला जी का मंत्रिमंडल में नाम चला है तो आपको कितनी खुशी है, किस तरह से आप? पलवल में बहुत खुशी है और पलवल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा में दूसरी बार जो सरकार बनी है वो पलवल ने 100% रिजल्ट दिया है। हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाने में पलवल का पूरा योगदान है। भाजपा के कार्यकर्ता उस दिन से ही जब से दोबारा सरकार बनी है ये चाहती है कि पलवल को उसका जो सहयोग भाजपा की सरकार बनाने में किया है
उसका अमूल्य योगदान जो दिया है उसका हमें मंत्रिमंडल में हिस्सा मिलना चाहिए। ये हम सब कार्यकर्ताओं की मांग है और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पलवल में दीपक मंगला जी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि पलवल को हमारा मंत्रिमंडल मिलना चाहिए और यही हमारी मांग है। सभी कार्यकर्ता इससे खुश हैं। आपने देखा कि किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं कि और मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का आभार भी कर रहे हैं कि अगर वो मंगला जी को मंत्री पद देते हैं तो पलवल के लोग बड़े ही आभारी रहेंगे। और भी हमारे साथ, क्या नाम है जी? मेरा नाम निशांत गौड़ है। निशांत जी, जो मुख्यमंत्री में जो लोग इंतजार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का आभार कर रहे हैं पलवल के लोग कि मंगला जी को मंत्रिमंडल में जिस तरह से नाम आया है तो उसके आभार करेंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पलवल का जन बच्चा इस बात का शुक्रगुजार रहेगा अगर हमें हमारा हक दिया जाता है, क्योंकि अब से पहले पलवल में भाजपा के जो उम्मीदवार हुआ करते थे उनकी 3-4 हज़ार वोट आते और इस बार केवल और केवल मंगला जी के प्रयासों से आज तीनों विधानसभाएं जीत के गए हैं। खुद मंगला जी 30,000 से ज़्यादा वोटों से 35,000 वोटों से जीत के गए हैं। इतनी भारी जीत के बाद अगर हमें हमारा हक नहीं मिला, आज से पहले किसी सरकार ने हमें कोई हमारा हक नहीं दिया, ना ही हमारे किसी इलाके को, क्षेत्र को किसी तरह से कोई तवज्जो दी गई। केवल एक मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है जिन्होंने पलवल में भरपूर तौर पे काम कराए। अब इसी के चलते हम ये चाहते हैं, कामों को लेकर भी बड़े उत्साह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का आभार करें जिस तरह से काम कराए गए हैं पलवल जिले में। हमारे साथ और भी लोगों से बात करते हैं। नाम है रणबीर जी, जैसे मंगला जी का नाम मंत्रिमंडल में आना शुरू हुआ है, उससे आपको क्या उम्मीद है और मुख्यमंत्री से क्या आप मांग रहे हैं? हमारे यहाँ की जो जनता है पलवल जिले की, वो बहुत खुश है जो मंगला जी का नाम आ रहा है और सब लोग आस कर रहे हैं, भगवान से दुआ भी कर रहे हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी मंत्री बनाए सरकार। उन्होंने अपना पूरा जीवन बीजेपी सरकार को दिया है, तो लोगों की ये मांग है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन बीजेपी के लिए लगा दिया, तो अब की बार उन्हें मंत्री जरूर बनाया जाए। हमारे यहाँ बीजेपी से कभी भी कोई मंत्री नहीं रहा और सबकी ये आशा है और सब लोगों की ये आशा है और बड़े खुशी के साथ वो इंतजार कर रहे हैं कि कल का दिन आए और उन्हें मंत्री बनाए। तो सभी लोग इंतजार में हैं और भी लोग हैं कि जिस तरह से नाम आया है उसे अब मंगला जी का आवास पर लोगों का आवागमन शुरू हो गया है, तो उससे बात कर सकते। क्या नाम है? सुमेश शर्मा। सुमेश जी, क्या उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री से? क्या देखिए, पलवल जिला जो है, पलवल सीट ग्रामीण सीट है, तो हमारी तीनों ही विधानसभा सीटें ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं। तो बीजेपी अगर जो पार्टी हमारी मंत्री जी बनाती है मंगला जी को, तो इससे ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी खुशी की लहर जाएगी और जो शहरी पार्टी का जो खिताब मिला हुआ है वो भी जो है मिटेगा। हमारी जो ग्रामीण जनता है, देखा किस तरह से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं समय का कि कब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर अपना पलवल को आशीर्वाद प्रदान करें और मंगला जी को मंत्री बनाकर पलवल भेजें। पलवल से ऋषि भारद्वाज, हर खबर हरियाणा। तो देखा आपने जिन जिन विधायकों के नाम चल रहे हैं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, हमने उनसे बातचीत की है, उनके जो समर्थक हैं उनसे भी बातचीत की है और उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उम्मीदें वो सरकार से लगाए बैठे हैं और इन विधायकों से लगाए बैठे हैं, ये आपने यहां पर सुना है। विधु रावल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? विधु रावल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है हमारे साथ विधु रावल जी अभी है नहीं और उनसे हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाग सिंह दमदमा जी, देखिए, लोगों को आपने सुना। जब हम टोहाना के लोगों से बात कर रहे थे, खासतौर पर जो लोग वहां पर मौजूद थे वो देवेंद्र सिंह बबली के बहुत ज्यादा करीबी थे, वो बहुत ज्यादा उनके नजदीकी थे और उनका यह कहना था कि भाई साहब ने जिस तरीके से काम किया, भाई साहब ने जिस तरीके से समाज सेवा का काम किया, विधायक बनने के बाद जो काम किया, क्षेत्र में विकास किया है और जिस तरीके से उन्होंने सुभाष बराला को कड़ी मात दी है, भारी अंतर से हराया है, उनको इसका क्रेडिट पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन उसमें देर हुई है, पर देर आए दुरुस्त आए। देखिए, कार्यकर्ताओं में अभी जो उत्साह होता है, जहां से नाम चलता है, आपने पलवल की भी दिखाई, हिसार में भी बात करने की कोशिश की, इसी प्रकार से आपके संवाददाता ने टोहाना में भी बात की। देखिए, जहां की भी बात चलेगी, यदि कहीं आप और विधानसभा का भी दिखाते और चर्चा चलाते, तो वहां पे भी उन कार्यकर्ताओं का इसी प्रकार जोश होता है। जब नेता से जुड़े होते हैं, पार्टी से जुड़े होते हैं, तो जब वहां पे मंत्री पद की बात आती है तो उनका उत्साह वैसे ही बहुत बढ़ जाता है, उनकी उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं उस समय के अंदर।
कि अब हमारे काम, और देखिए सरकार तो मंत्री जिस प्रकार से हैं, यदि मंत्री पद कहीं जाता है तो कार्यकर्ताओं में हौसला आना बहुत सी जायज बात है। और वही हौसला जिस प्रकार से आपके माध्यम से या न्यूज चैनल्स के माध्यम से बताया जा रहा है कि देवेंद्र बबली जी का नाम है, तो आपने वहां का फोकस किया, तो कार्यकर्ताओं में उसी प्रकार से उत्साह था। और ये उत्साह होना भी चाहिए, क्योंकि जब किसी नेता का नाम आता है और कुछ चर्चाएं चलती हैं तो वो कार्यकर्ता हैं जो उसको सेलिब्रेट करते हैं और खुश होते हैं। ठीक है रावल साहब, आप सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? जी बिल्कुल जी सुन पा रहे हैं। रावल साहब, अभी हम टोहाना के जो लोग हैं, जो वहां के स्थानीय निवासी हैं, उनसे बात कर रहे थे। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से सुभाष बराला को कड़े मतों से हराया देवेंद्र बबली ने, इसका क्रेडिट उनको पहले मिलना चाहिए था, उनको पहले ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए था। लेकिन अब कर रहे हैं तो अभी भी ठीक है, देर आए पर दुरुस्त आए। लेकिन क्या सुभाष बराला सहज हो पाएंगे इसे लेकर? तीखा सवाल है, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन सवाल तो है सर। नहीं, कोई भी सवाल बुरा नहीं लगता, लेकिन देखिए चुनाव में जब जाते हैं तो एक व्यक्ति जीतता है, बाकी लोग नहीं जीत पाते हैं। सुभाष बराला जी बहुत वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, अब भी सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अब भी चेयरमैन हैं, तो पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं जी। तो वो बड़े उनको इसमें उनकी जरूर इसमें सहमति जरूर ली गई होगी, अगर ऐसे कोई चर्चा चली है तो। मैं अभी आपकी चर्चाओं को मुहर नहीं लगा रहा हूँ किसी प्रकार की, लेकिन मैं इतनी बात कहता हूँ, मैं बराला जी को पिछले 20-22 साल से जानता हूँ। उनका व्यक्तित्व बड़ा सहज है और वो हमेशा ही संगठन, समाज और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसे ऐसे विषयों में उनको कोई आपत्ति या कोई असहजता हो सकती है कभी भी। वो तो खुद जो है खुद इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं कि टोहाना के लिए जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 20-22-25 साल में काम किया है, तो टोहाना में अगर विकास कार्य बढ़ते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मैं अभी भी बार बार इस बात को डिस्क्लेमर लगाकर इस बात को कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं इस पर मैं मुहर कोई नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन रावत साहब देखिए, ये भी चर्चा थी, आपको याद होगा जब सरकार बनी थी आपकी प्रदेश में और जेजेपी के साथ मिलकर आपने सरकार बनाई थी, तो देवेंद्र सिंह बबली का नाम उस वक्त भी सामने आ रहा था। जिस तरीके से अब कयास लगाए जा रहे हैं, उस वक्त कयास उस वक्त भी थे, लेकिन ये कहा गया कि सुभाष बराला ने कहीं ना कहीं रोड अटकाया है कि भाई अगर आप ऐसा करते हैं तो ये ठीक नहीं रहेगा। अब सच क्या है वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन ऐसा कहा गया, चर्चाओं का बाजार गर्म था। देखिए, देवेंद्र बबली जी जननायक जनता पार्टी की तरफ से उनके कोटे से विधायक हैं जी। और जननायक जनता पार्टी एक बड़ी ही प्रोफेशनली चलने वाली पार्टी, जो हमने अपने पिछले 2-2.5 साल, 2.25 साल के शासन में देखा, वो बहुत ही सुचारू रूप से चलने वाली, प्रोफेशनली चलने वाली पार्टी है। और उसके पास ये अधिकार पूरे का पूरा दिया गया था कि वो अपने कोटे से जिस भी व्यक्ति का नाम आगे रिकमेंड करे, जिनकी भी अनुशंसा करे, उसको स्थान मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा जो प्रेरोगेटिव है, ये माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का रहा है कि उनकी पार्टी के कोटे से किस व्यक्ति का नाम भेजा जाए। आपस में दोनों पार्टियों ने जरूर सहमति जरूर बनाई है, लेकिन बड़ी सौभाग्य की बात है कि दोनों पार्टी के जो विधायक चुनकर आए हैं, उनमें कोई भी ऐसा विधायक टेंटेड नहीं था जिसको छुपाने की आवश्यकता पड़े। हमने देखा है कि हरियाणा के मंत्रिमंडलों के अंदर जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी या उससे पहले कभी लोक दल की सरकार हुआ करती थी, तो उसमें किस प्रकार से टेंटेड लोग रहा करते थे। मंत्रियों के पीछे पुलिस घुमा करती थी, मंत्री घर छोड़कर चले जाया करते थे, मंत्री के घर के बाहर नोटिस चस्पा के गए थे। ऐसे लोगों को भी हमने देखा है कि हरियाणा के मंत्रिमंडलों में कांग्रेस की सरकारों ने स्थान दिया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के प्रत्येक विधायक जो है, उसकी समाज में स्वीकार्यता है, उसके नाम पर किसी प्रकार का दाग नहीं है, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ जिसके लिए समाज में या पार्टी में उसको शर्मिंदा होना पड़े। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे आरोप भी लगाए रावत साहब, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, मुकेश मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं पैनल में। मुकेश जी, आपने रावत साहब की पूरी बात सुनी है, जवाब चाहेंगे सर आपसे। कांग्रेस का हमेशा यही एक मंत्र है, कांग्रेस ने हमेशा विकास की राजनीति की है। ये प्रायोरिटी सीएम साहब का है, किसको उन्होंने बनाना है। जनता तो यही चाहती है कि हर विधानसभा क्षेत्र का पूर्ण रूप से बराबर का विकास किया जाए,
चाहे वो किसी भी। लेकिन रावत साहब कह रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल विस्तार आप लोग करते थे उसमें किस तरीके से कभी एक ही जिले का दबदबा रहता था, कभी उसी बात पे बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, मैं उसका जवाब चाहूंगा आपसे सर। कोई उसमें ऐसे कोई दबदबे बात नहीं, ये उस समय ये देखा जाता है कि हर एक जाति को रिप्रेजेंटेशन मिले, सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है, हर एक जिले को रिप्रेजेंटेशन मिले और हर एक विधानसभा क्षेत्र का बराबर रूप से विकास हो। इन सब बातों को ध्यान में रखकर कांग्रेस हमेशा मंत्रिमंडल का विस्तार करती आई है और मंत्रिमंडल को बनाया गया है। और कांग्रेस अब भी यही चाहती है विपक्ष की भूमिका में रहकर कि जो भी मंत्रिमंडल बने, जो भी 90 हमारे विधानसभा के क्षेत्र हैं, उन सब का बराबर का विकास हो और जिनका भी हक मिलता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हमारे युवा भाई हैं, चाहे वो हमारे खिलाड़ी हैं और चाहे वो हमारे मजदूर हैं, हर एक को बराबर का विकास मिले और बराबर का रोजगार मिले, बराबर का विकास हो। इसी सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने हमेशा अपना मंत्रिमंडल भी बनाया है, इसी मुद्दों को लेकर राजनीति भी की है और अब भी कांग्रेस विपक्ष में भी है। तो हमारी माननीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी हैं, वो भी उन्होंने हमेशा जब भी बैठक में बैठती हैं हमेशा इसी बात को मुद्दा बनाया है कि हर विधानसभा क्षेत्र का बराबर का विकास होना चाहिए। यही कांग्रेस का एक मुद्दा है। ठीक है, मैं इस पर एक छोटी सी टिप्पणी देना। हाँ जरूर जरूर रावत साहब, बोलिए आप, बोलिए जी। इस बात से क्या मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता क्या डिनाई कर रहे हैं, क्या मना कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर एक समय में एक ही जिले में कांग्रेस की सरकार में 5-5 मंत्री रहे हैं? क्या वो इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है उनके खुद के क्षेत्र में गढ़ी किलोई में और वहां पर स्थानों में महम के 1-2 गांवों में एक गांव में 26-26 भर्तियां हुआ करती थी, जबकि पूरे जिले में एक भी भर्ती नहीं होती थी। एक गांव में 26-26 भर्तियां हुई हैं। क्या इन बातों से मतलब मैं ये इसलिए परिप्रेक्ष्य में लाना चाहता हूं कि ये अच्छा है, ये इस प्रकार के टेम्पलेट्स को लेकर बात करना, ये सोचना कि जनता भूल चुकी है, आप कुछ भी कहेंगे आपकी सारी बातें जो है जनता आंख बंद करके स्वीकार कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस जिले से मैं आता हूँ, पानीपत जो है हरियाणा के मध्य में एक जिला है, उस जिले के अंदर यहाँ पर एक पूर्व मंत्री को पुलिस ढूंढ रही थी और वो जो है वो पीओ तक हो गए थे। आप सोच सकते हैं कि भगोड़ा कोर्ट ने घोषित कर दिया वो मंत्री को। तो मतलब इस प्रकार की बातें करना ठीक है, वो पुरानी बात हो गई, आप उसके लिए खेद व्यक्त कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हम अब बेहतर करेंगे, लेकिन आप उसको कारपेट के नीचे डाल दें और ये कहें, इस प्रकार से मजाक करने लगे कि आपके समय जो है संतुलित विकास होता था, नहीं होता था। इसीलिए तो हरियाणा की जनता ने आज आपको सत्ता से बेदखल किया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा जी, हमारे भाई रावत जी ने ये बात की, अगर हम बात करें जॉब्स की, इन्होंने बात की, रोजगार की बात की, दूसरे मुद्दों पर बात की, क्या अधिकारी जो अब जॉब्स का स्कैम हुआ, क्या उसमें अधिकारी सम्मिलित नहीं पाएंगे? क्या जॉब्स के जो स्कैम जब हुआ उसमें जो अधिकारी है उनको भी जल्दी पहले ही पकड़ना चाहिए तो ठीक आदमी को रोजगार मिलता। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या आ जाता है कि हम जो भी जॉब्स अप्लाई करते हैं, पहले अप्लाई करते हैं, फिर उसका स्कैम होता है, फिर उसकी कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो वो लंबा समय खींच जाता है। मतलब मैंने मुद्दा ये उठाया कि सबको बराबर का विकास मिलना चाहिए, बराबर का रोजगार मिलना चाहिए। हर एक सरकार कोशिश ये करती है कि उसके कार्य क्षेत्र में ठीक कार्य हो, मगर कोई ना कोई जहां भी गलती हो जाती है किसी की सरकार में, उसको दंडित पहले कांग्रेस सरकार भी करती रही है और बीजेपी सरकार को भी करना चाहिए। हम तो मुद्दे को इसलिए कोई भटकाने नहीं आ रहे और डिबेट का फायदा भी इसमें होता है कि हम उसकी कंस्ट्रक्टिव उसका बातचीत कीजिए। तो इसलिए हम उस पर कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं। जिन्होंने जिस क्षेत्र में भी गलत कार्य किए हैं उनको दंड मिलना चाहिए, पहले भी मिलता रहा तो अब आगे भी मिलना चाहिए और विकास को बराबर का होना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास आना चाहूंगा भाग सिंह जी। सर देखिए, क्योंकि आपकी कोटे से एक मंत्री और बनाया जा सकता है और ये जगह बहुत दिनों से खाली है, 2 पद खाली थे, ये बहुत दिनों से जगह खाली है, पहले कोरोना की वजह से इसमें बहुत डिले हुआ है, लेकिन क्योंकि अब मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, ये बिल्कुल पूरी तरह से तय हो चुका है, तारीख मिल चुकी है। कल शाम 4 बजे राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। क्या उम्मीदें आप इससे लगाए बैठे हैं सर? और क्योंकि प्रदेश की जो जनता है वो आपसे ही बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठी है सर, कोई भी विधायक है आपका, कोई भी मंत्री है, उनसे भी उनकी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। जी अमित जी, देखिए अभी हमारी तरफ से जो गठबंधन सरकार है पूरे प्रदेश में बराबर का विकास कर रही है, चाहे वो पंचकुला से लेकर रेवाड़ी महेंद्रगढ़ तक देखिए और इधर यमुनानगर से आप चाहे सिरसा तक देखिए। अभी तक हमारे पास माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और
माननीय मंत्री अनूप धानक जी थे, जो जिस प्रकार से अपनी पूरी तरह से दायित्व, कई कार्य इस प्रकार के होते थे जो मंत्री के द्वारा किए जाते थे, डेवलपमेंट के हो या और चीजों, तो इस प्रकार से हमें एक और कल या शक्ति ही कहूंगा कि हमें जो तीसरे मंत्री के रूप में हमारे पास मंत्री आएंगे, तो वो काम है जो प्रदेश की जनता का काम है, वो और स्पीड से और तेजी से करेंगे, क्योंकि कार्यों का जब जिस दिन अनूप जी बैठते हैं, माननीय दुष्यंत चौटाला जी बैठते हैं, जो हमारे तीसरे मंत्री होंगे वो भी बैठेंगे, तो इस प्रकार से प्रदेश की अलग अलग जगह पे जनता को बहुत इजी फील होगा अपने कामों के लिए। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार 2 मंत्री बैठते हैं, तो 2 कार्य का जब सारों का कार्य का विभाजन होता है, तो जनता जिस प्रकार से उम्मीद लेकर जाती है, तो जनता का कार्य सुगमता से हो। मैं जो सवाल आपसे करना चाह रहा हूं भाग सिंह दमदमा जी, मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि देखिए, सरकार में अगर ज्यादा भागीदारी आपकी बढ़ेगी तो आपको लगता है कि जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाएंगी। बुढ़ापा पेंशन 5,000 करने का दावा आपने किया था मैनिफेस्टो में, हो गया है क्या वो? इस बारे में कोई स्टेटस, कोई जानकारी आपके पास? अमित जी आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा, और जो बुढ़ापा पेंशन का आपको मैं क्लियर जरूर करना चाहूंगा, जो चर्चा होती है अमूमन कई बार, जब मैनिफेस्टो हमारा तय हुआ था तो उस समय ये कहा गया था कि प्रदेश के अंदर जननायक जनता पार्टी की, देखिए अलग अलग मैनिफेस्टो, भारतीय जनता पार्टी ने अलग मैनिफेस्टो जारी किया, जननायक जनता पार्टी ने, देखिए सुनिए, उसमें कहा गया कि हम सरकार बढ़ने पर हम ये 5100 रुपए पेंशन, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इस कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें बढ़ाने का जिक्र हुआ कि पेंशन को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। आज पूरे देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2500 रुपए पेंशन सबसे ज्यादा मिल रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है कि हम जो वायदा किया है, हम एक तालमेल के हिसाब के साथ इस टर्म के अंदर हम 5100 या उसके आसपास इस पेंशन को ले जाकर जो अपना वायदा किया है वो पूरा करेंगे। 75% रोजगार का हमने वायदा पूरा किया है, 50% महिलाओं को हमने उनकी हिस्सेदारी देने का वायदा पूरा किया है, प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बनाने का वायदा पूरा किया है। एक जरूर मैं आपकी बात मानना चाहूंगा, मेरे भाई मल्होत्रा साहब ने एक बात की थी कि जो इन्होंने कहा था कि एक MSP पे बात है, ठीक रहे मेरे भाई, इस देश में मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता कि सबसे ज्यादा इस देश पे सरकार कांग्रेस पार्टी की रही है, और जो ये FDI मुद्रा बाहर का बाजार लाने का ये आपके मैनिफेस्टो के अंदर था, और जो आज ये ओपन मार्केट लाना था ये भी मैनिफेस्टो के पार्ट थे आपके। लेकिन मैं ये नहीं समझ सकता कि आज इन चीजों पे विरोध हुआ बहुत ज्यादा आपका। आप 2 फसलों के ऊपर MSP देते थे, आज हम 2 साल के अंदर, देखिए 7 साल की सरकार होगी, 2 साल अलायंस के होंगे, हम 11 फसलों के ऊपर MSP देते हैं। क्या आप ये हमसे सवाल 2 साल में किस प्रकार से मांग सकते हो हर चीज का, जो आप लगभग प्रदेश की बात करूं तो 35 साल से ज्यादा आपका प्रदेश के अंदर, लगभग 35 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, 20 साल में अदर को लगा लीजिए आप, तो इस प्रकार से धीरे धीरे लोगों को कम टाइम मिला, आज 2 साल मिले हैं, प्रदेश के हितैषी जन हितैषी कार्य करेंगे। एक आपने जो करप्शन का भी मुद्दा उठाया था, जिस प्रकार से आपने भी अमित जी HPSC की बात की थी, देखिए सरकार की पारदर्शिता इससे ज्यादा क्या हो सकती है। सरकार खुद कहीं घोटाला या गलती या कोई करप्शन करता है उसको सामने लेकर आती है। ये कांग्रेस बंधुओं को पता कैसे लगा कि HPSC के अंदर इस प्रकार की बात हुई, हरियाणा स्टेट विजिलेंस उसको पकड़ कर लेकर आई, जिन जिन अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट आई है उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई और उनको निष्कासन करने का भी, सर्विस समाप्त करने का काम किया। लेकिन अगर ये इतने सच्चे थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो चैटिंग की कॉपी विधानसभा में क्यों नहीं दी? क्या आप किसी का भी नाम लिख लीजिए, मैं उनकी बात वो तो ये कह रहे हैं ना, यदि भाग सिंह दमदमा जी, उनका ये कहना है, सुनिए साहब जी, नहीं, उनका ये कहना है कि भाई देखिए मेरा काम, मैंने चैटिंग पढ़ दी, देखिए उनका ये कहना है कि जांच कराने का काम मेरा नहीं है, मैं तो विपक्ष का नेता हूं, जांच कराए सरकार का काम है। सर मल्होत्रा जी का काम, अब मैं भी कोई फेक दस्तावेज लेकर खड़ा हो जाऊं, अगर उनके पास है प्रदेश की हितैषी, देखिए सर अगर वो फेक है, देखिए सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, जांच एजेंसियां काम अपना करेंगी, उसमें क्या है सर, वो तो आप जांच कराइए उसमें। अगर आपको लगता है कि वो फेक प्रॉमिस कर रहे हैं या फेक स्टेटमेंट दे रहे हैं किसी भी तरह का, हुड्डा साहब गलत लोगों को बचा रहे हैं, इसका मतलब जी रावत साहब आ रहा हूं मैं, आप ही के पास आ रहा हूं। साहब गलत आदमियों को बचा रहे हैं, हुड्डा साहब गलत आदमियों का बचाव कर रही है, उनके कितने नजदीकी हैं वो, अगर इतने उनके अंदर दम है तो वो चीज सामने लेकर आए फैक्ट के साथ। हमारे पास हमारी जांच में जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है,
सेवा से बर्खास्त किया जा रहा है। ठीक है, और क्योंकि समय बहुत कम बचा है भाग सिंह जी, उसको लपेट कर हटेंगे, रावत साहब करप्शन को खत्म करेंगे। आपका आखिरी कमेंट सर, कुछ तो बताइए, कुछ तो इशारा कर दीजिए। हाँ, इशारा इस तरफ स्पष्ट है जी कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो सरकार है, जिस प्रकार से गरीब हित, गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, जिस प्रकार से समावेशी सरकार चला रहे हैं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन युक्त हम सरकार चला रहे हैं, जिसके बूते अभी कल ही हरियाणा को पूरे देश के अंदर सुशासन दिवस के अवसर पर सबसे बेहतर प्रदेश माना गया। एक नहीं, 4, 5 नहीं, 40 मानकों के आधार पर पूरे देश के अंदर बेस्ट गवर्नेंस स्टेट हरियाणा को माना गया, उसको पुरस्कार मिला। तो उसी नाते से उसी दिशा में हम और आगे बढ़ेंगे तेजी से, और मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ उस दिशा में बढ़ते हुए हमारी गति भी बढ़ेगी। ठीक है मल्होत्रा साहब, क्या आप ऐसा तो नहीं है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अभी कुछ नहीं कहेंगे, कल जब चीजें सामने आ जाएंगी, विस्तार हो जाएगा, उसके बाद कहेंगे? क्या इसका इंतजार कर रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति की है और आगे भी विकास की राजनीति करते रहेंगे। एक ही मत है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों का बराबर का विकास होना चाहिए, बराबर का रोजगार, बराबर के सबका फायदा होना चाहिए। समय की मेरे पास कमी है। मुकेश जी आपका, विदु जी आपका, और भाग सिंह दमदमा जी आपका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो कल का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और कल के दिन पर हमारी भी नजर बनी हुई है। जो नाम अब तक सामने आ रहे हैं, इस बात की पुष्टि ना तो कांग्रेस, जो आपने सुना जेजेपी के जो प्रवक्ता है, ना तो वो कर रहे हैं, ना बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि कल तक का इंतजार करिए, स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन हाँ, कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये बिल्कुल तय हो चुका है। ऐसे में बस इंतजार करिए कि कौन कौन वो विधायक हैं जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, मंत्री उनके मंत्रालय में फेरबदल हो सकता है, कयास है। ये भी कहा जा रहा है कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, ये भी कयास है। लेकिन कयासों का जो बाजार है अभी उसको गर्म ही रहने देते हैं, इंतजार करते हैं कल तक का। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।